हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। टाइटेनियम हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आप जानते ही हैं कि ओसवाल का जो है अनसॉल्व चल रहा है और हमने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है 1 मार्क्स के आने हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स की तैयारी हम आपको करा चुके हैं। उसको आप वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आपने 3-4 भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लिए तो आपके अच्छे मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है। बस आपको मेहनत करना है, बार बार देखिए और उसको जो है रिवाइज करिए। ठीक है, तो सोशल साइंस क्या है, बार बार देखेंगे, बार बार देखने से क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा। पढ़ा तो है ही आपने स्कूल में, केवल आप वीडियो को देखिए और बस रिवाइज करते रहिए। तो आज की क्लास में हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेक्शन ए तो हो गया है, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, उसकी चर्चा हमने कर दी है। आज हम सेक्शन बी उठाएंगे और इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के जो है 4 क्वेश्चन करने होंगे। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको जो है ऑप्शन दे दिया जाए, वरना तो आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको और करके आ जाए, 5 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन करने आपको 4 ही है। ठीक है, तो आप जब एग्जाम में देने जाएंगे तो सेक्शन बी डालेंगे और आंसर जो होता है ना, आंसर सीट में बीच में लिखा करें। जैसे आंसर नंबर 21 सेक्शन बी डाला आपने, फिर डाला आंसर नंबर 21, बीच में डाला करें। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वो किनारे डाल देते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता। बीच में डालिए और एक पेज में, यानी कि जो पेज आता है, जो बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी, उसके एक पेज में जो है कोशिश करिए 3 या 4 क्वेश्चन ही करिए, साफ साफ थोड़ा डिस्टेंस बना के, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ आंसर दिखाई दे। तो 1 या 2, ठीक है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो 1 या 2, बहुत ज़्यादा तो 3, बस, इससे ज़्यादा नहीं करने। और 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिए। रोमन में डाल के, रोमन नंबर में 1, हाँ ये भाई एक पॉइंट हो गया, रोमन नंबर 2 दूसरा पॉइंट हो गया, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे सोचते हैं ज़्यादा लिख देंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बस लिखिए, सॉलिड पॉइंट लिखिए, स्पेसिफिक पॉइंट लिखिए, जिससे आपको नंबर मिले। और साफ सुथरा क्लीन राइटिंग में लिखिए। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, द राइटिंग शुड बी क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 4 जा 8 मार्क्स के लिए पढ़ाई हो रही है। और उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज to play an important role in developing nationalist sentiment explain। आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में कह रहा है, ये जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। तो ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 का है। आपको याद आ गया होगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हाँ उसी का है। तो आपने अगर पढ़ा होगा, चैप्टर बड़ा जरूर है, लेंथी है, लेकिन उसमें दिया हुआ है कि लैंग्वेज यानी भाषा ने भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाने में योगदान दिया। अब किस तरीके से, तो लैंग्वेज ने किस तरीके से देश के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, नेशनलिस्ट फीलिंग को, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको जगाने का काम किया। तो आप देखेंगे एक जगह उसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा रशिया और पोलैंड के बारे में। तो बस आंसर वही है। आंसर क्या है, लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो लैंग्वेज जो होता है वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाने का काम किया। कहां पर किया उसने, पोलैंड में। पोलैंड जानते हैं ना, पोलैंड में उसने एक सेंटिमेंट जगाने का काम किया। लेकिन आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन,
लेकिन जब रशिया ने पोलैंड पे ऑक्यूपेशन कर दिया, ऑक्युपाइड कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो क्या हुआ, द पॉलिश लैंग्वेज थी, पोलैंड जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉलिश लैंग्वेज, तो जो पॉलिश लैंग्वेज थी वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल, तो उस भाषा को स्कूल से पढ़ाए जाने से मना कर दिया गया, एक तरह से वो भाषा को हटा दिया गया, थ्रोन आउट कर दिया गया स्कूलों से कि इसको कोई नहीं पढ़ाएगा, ना पढ़ेगा। तब रशियन ने क्या किया, रशियन लैंग्वेज वाज मेड कंपल्सरी एवरीवेयर, तो रशिया ने पोलैंड पे ऑक्युपाइड कर लिया, कब्जा कर लिया, तो जब कब्जा कर लिया तो वो लाजमी है, नेचुरली है कि वो अपनी भाषाओं को चलाएगा, तो उसने हर जगह कंपल्सरी कर दिया कि रशियन लैंग्वेज बोली जाएगी। मैनी मेंबर ऑफ द क्लर्जी, क्लर्जी होता है चर्च के जो पादरी होते हैं इन पोलैंड में, बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वीपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, तो पोलैंड में कई सारे जो पादरी थे, जो प्रिस्ट होते हैं वहां के, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को जारी रखा यूज करना, वो कहते हैं हम नहीं बंद करेंगे, हम जारी रखेंगे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि वीपन है, वीपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, हमें रशियन साम्राज्य की जो खिलाफत करनी है, इसका विरोध करना है, तो यही भाषा जो है एक हथियार के रूप में काम आएगी, इसलिए वो जो है इस भाषा का इस्तेमाल लगातार जारी रखा। पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल, पॉलिश मतलब लैंग्वेज, पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल, वो एक प्रतीक के रूप में आई, उभरी, किसका, स्ट्रगल, संघर्ष का, अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, तो पॉलिश लैंग्वेज जो है रशियन डोमिनेंस, रशियन एम्पायर के खिलाफ जो है एक स्ट्रगल के रूप में, एक स्ट्रगल के सिंबल के रूप में, ठीक है, वो उभर के आई थी। यानी कि पॉलिश लैंग्वेज जो थी उसने जो लोग यूज कर रहे थे वो एक तरह से रशियन डोमिनेंस का, रशियन एम्पायर का विरोध कर रहे थे। तो आपको ये पॉइंट, इसमें से 2 पॉइंट बना के लिख देने। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। तो रशिया जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से उसने एक हथियार का काम किया, कैसे उसने लोगों के नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप करने का काम किया। तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना होगा स्पेसिफिक। अगर ये स्पेसिफिक आंसर लिखेंगे पॉइंट वाइज तो आपको नंबर 2 मिल जाएंगे, लेकिन साफ साफ लिखना चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी कंसर्निंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी। जैसा कि आप जानते ही हैं, अब जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले, अब वो यूनियन टेरिटरी में आ गया, लिखा है ना, नाउ अब यूनियन टेरिटरी। और व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी कंसर्निंग, तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसकी विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या सोचती है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी जानते हैं क्या, बीजेपी पार्टी बनी 1951 में और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। और इस पार्टी की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व या कल्चरल को आगे बढ़ाना। इसकी आइडियोलॉजी में कई विचारधाराएं आती हैं, तो वही विचारधाराओं में उसने जो है जम्मू एंड कश्मीर के विषय में क्या बताया, तो उसकी विचारधाराएं क्या हैं, तो वो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं और 2 नंबर मार्क मिल जाएंगे आपको। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बीजेपी क्या सोचती है, तो बीजेपी चाहती है टू इंश्योर करना कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट विद इंडिया। यानी कि कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक इंटीग्रेशन होना, यानी कि वो जो जम्मू एंड कश्मीर है वो देश के साथ जुड़ जाए, इंटीग्रेट हो जाए,
उसका कल्चर मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए भारत के अन्य स्टेट से, यानी कि अन्य स्टेट की तरह वो भी एक स्टेट बन जाए, ये विचारधारा थी। तो इंटीग्रेशन माने होता है एकीकरण, मिला देना। तो बीजेपी की विच आइडियोलॉजी है कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट विद इंडिया, भारत के साथ उसका जो सांस्कृतिक एकीकरण है वो हो जाए एक स्टेट के रूप में। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट विद इंडिया, और राजनीतिक तौर पर भी वो क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। ऐसा ना रहे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम अलग हो और दूसरे स्टेट में अलग हो, ऐसा वो नहीं चाहती। वो चाहती सबका एक जैसा हो। जम्मू एंड कश्मीर आल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, तो क्यों उसका अलग संविधान हो, उसका अलग सिस्टम हो। तो वो बीजेपी चाहती है कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो, वहां पर भी जो राजनीति है वो वैसी हो जाए जैसे कि अन्य राज्यों में। तो वो दो पॉइंट्स लेके चली। पहला है कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विद इंडिया और दूसरा है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विद इंडिया। तो ये दो पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गिव टू मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। भारत में जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन मतलब होता है मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। आप देखते हैं मिट्टी कट जाती है, तो मिट्टी का जो कटाव को रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए कोई दो मेथड लिखिए। कितने मेथड लिखने हैं? 2। हालांकि हमने इसमें कई सारे मेथड, 5 मेथड दिए हैं, लेकिन आपको लिखने 2 हैं। तो उसमें मेथड क्या दिया है, काउंटोर प्लाविंग की जाए। आप देखते हैं ना पहाड़ों वगैरह में क्या होता है, काउंटोर प्लाविंग होती है, एक घेरे के रूप में होती है काउंटोर प्लाविंग, ताकि मिट्टी का जो है ऐसे करके काउंटोर प्लाविंग होती रहती है। एक तरह से टेरेस फार्मिंग की तरह नजर आता है, गोल गोल कोई जमीन है वहां पर गोल गोल ऐसे करके करते हैं ताकि मिट्टी कम कटे, पानी अगर आए तो उसकी स्पीड कम हो जाए और मिट्टी का कटाव कम हो, तो उसको बोलते हैं काउंटोर प्लाविंग। और टेरेस फार्मिंग तो आपको मालूम ही है, सीढ़ी नुमा। पहाड़ों वगैरह में पानी क्या है, उसको हम टेरेस फार्मिंग करते हैं, तो उससे पानी आता है तो पानी जो डाला जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहां पर होता है टेरेस फार्मिंग। अब आसाम वगैरह में क्या है, जो टी के जो प्लांटेशन होते हैं वहां पर यही है, टेरेस फार्मिंग ही होती है। चाय के जो बागान लगे हुए हैं वो टेरेस फार्मिंग के नुमा रखे लगे हुए हैं। और वैसे भी चाय की प्लांट को जो है कम पानी चाहिए होता है, तो वो टेरेस फार्मिंग सुटेबल होता है। जितना पानी चाहिए उतना उतना एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी फ्लो कर जाता है। ठीक है। फिर अगला है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को बदलने से भी सॉइल को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक ही प्रकार की सॉइल जो होती है मिट्टी को कमजोर करती है और मिट्टी कट जाती है। आपने देखा है मैदानी इलाकों में सीट इरोजन होता है, पानी के आने से एक पूरी की पूरी परत बह जाती है। अक्सर देखा होगा आपने, सुना होगा, पढ़ा होगा कि पहाड़ों में जो है बहते हुए पानी के कारण जो है गुल्लीज बन जाते हैं। जब वही बड़ा हो जाता है रेमाइन कहलाता है। तो मिट्टी के कटाव करने से गड्ढे बन जाते हैं, छोटा गड्ढा गुल्लीज, बड़ा तो है रेमाइन कहला जाता है। तो ये अक्सर देखा गया है मिट्टी के कारण, कटाव के कारण। तो ये मेथड अपनाते हैं क्रॉप रोटेशन से, बदल बदल के रोटेट करते रहने से क्या होता है, उसकी मजबूती मिलती जमीन से, तो मिट्टी को बांधे रहती है। विंड ब्रेक पर लगा देते हैं, बीच में देखा होगा मेल ऐसे लगा देते हैं ताकि वो मिट्टी बहे नहीं। विंड ब्रेक, हवा के जो ब्रेक को, हवा जब चलती है तो रुक जाए, वो मिट्टी बह ना जाए, उड़ ना जाए, तो विंड ब्रेक लगा देते हैं, बैरियर, एज ए बैरियर के रूप में। सैलिनिटी मैनेजमेंट करते हैं। सैलिनिटी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सैलिनिटी का मतलब होता है नमक, नमकीन, नमक पानी। जब पौधों में सैलिनिटी वाला पानी जाता है तो वो जड़ों को खोखला कर देता है, जड़ों को कमजोर कर देता है, और जिससे मिट्टी का जो सॉइल इरोजन है वो आसानी से हो जाता है। तो जहां पर भी सैलिनिटी पानी है, नमक का पानी है, नमकीन पानी है, जिसमें सैलाइन है,
तो उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। वो मैनेजमेंट सिस्टम जो है सैलिनिटी मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये भी एक कारण बन जाता है, ऐसा पानी सैलाइन जिसमें होता है वो भी कहीं ना कहीं एक मिट्टी के सॉइल इरोजन को का कारण बन जाता है। तो उसके लिए सैलिनिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, कैसे इसको कम किया जा सकता है ताकि सॉइल इरोजन जो है प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टैरिफ। मतलब टैरिफ वर्ड जो है आप उससे क्या समझते हैं। जो एक टर्म आया है टैरिफ, उससे आपको क्या समझ में आता है, उसके बारे में बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं इस टर्म से, टैरिफ से। तो आंसर बहुत ही सरल है, आसानी से लिख लेंगे, एक बार समझ लेंगे आसानी से याद हो जाएगा, सीधे एग्जाम में लिखेंगे आप जाके। केवल एक बार आपको अच्छी तरीके से देखने की जरूरत है और समझ लें। लिखा हुआ है टैरिफ इज अ काइंड ऑफ टैक्स। टैरिफ एक टैक्स होता है, कर जिसको बोलते हैं कर, विच इज इम्पोज जो लगाया जाता है ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट। फॉरेन से जो प्रोडक्ट आते हैं उन पर एक टैरिफ लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। दिस टैक्स इज पेड, और ये टैक्स देना पड़ता है व्हेन ए फॉरेन नेशन ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स। जब फॉरेन का जो प्रोडक्ट है, फॉरेन नेशन का जो प्रोडक्ट है जो ट्रांसपोर्ट होके जब आयातित होता है, आयात होता है किसी दूसरे नेशन में जब जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स। तो वो टैरिफ कहलाता है। तो जब हमारे देश में, भारत में कहीं से कोई सामान आ रहा है तो उसमें टैक्स देना पड़ता है। आप याद करिए, आपने चैप्टर में एक जगह पढ़ा होगा, जब इंडियन टॉयज और चाइनीज टॉयज की चर्चा हो रही थी तो चाइनीज का जो व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। चाइनीज के खिलौने जो थे हर दुकान में, इंडियन मार्केट में भरे हुए थे, और वहां पर इंडियन टॉयज कहीं टिकता ही नहीं था, कोई लेता ही नहीं था। फिर आने वाली सरकारों ने उसको एनालिसिस किया और अपने इंडिया के खिलौने व्यापारियों का या खिलौने का व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने चाइना से आने वाले खिलौनों पर क्या कर दिया था, टैरिफ लगा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था कि अब आपको टैक्स देना पड़ेगा इतना। तो जिसके कारण ज्यादा टैक्स लगा दिया तो वहां से आने वाला माल कम हो गया, तब जाके हमारे इंडियन टॉयज जो है मार्केट में ऊपर आया और फिर बढ़ गया था। तो उस समय चाइना जब टैरिफ लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया हैवी, तो उनका व्यापार धीमा पड़ा और इंडियन का व्यापार क्या हुआ, ऊपर आया। ये टैरिफ होता है। तो टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है। जब फॉरेन से कोई सामान आयातित होता है, देश में आता है, तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है। एक घटना और याद करिए, यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की। ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल मिलें थी, तो वो जो टेक्सटाइल मिल से जो कपड़ा बनता था, उनका कपड़ा बिक ही नहीं पाता था मार्केट में। कारण क्या था, दूसरे देशों से भी माल आ रहा था, इंडिया से भी जाता था कपड़ा बन के, तो वहां दूसरे देशों से जो माल आता था वो माल कंपीट नहीं कर पाता था, कंपटीशन था, उनका माल बिक नहीं पाता था। तो वो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स ने या टेक्सटाइल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाया कि आप इन पे रोकिए, इनको आने से रोका जाए, तभी हमारा टेक्सटाइल मिल यानी कपड़ा हमारा बिक पाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था कि बाहर से आने वाला जो माल है उस पर टैक्स बढ़ा दिया, तब जाके उनका माल बिकना शुरू हुआ था। याद आ रही है, पढ़ा होगा आपने। तो ये दो घटनाएं हैं, इंडिया और चाइना वाली खिलौने वाली, और एक ब्रिटेन वाली टेक्सटाइल की। तो वो टैरिफ है। और टैरिफ से आपको ये भी याद आ रहा होगा कि फ्रांस में कई तरीके के टैरिफ लगते थे। जब सामान एक स्टेट से, एक नेशन से दूसरे नेशन जाता था तो उसको कई स्टेट से गुजरना पड़ता था, और हर स्टेट अपना टैरिफ लगाता था, हर एक का अपना मापदंड था, तो कई सारे इसको टैक्स देने पड़ते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इस व्यवस्था को क्या किया, यूनिफॉर्म कर दिया था। उसने एक जैसा कर लगा दिया
तो ये सारी चीज़ें जो है टैरिफ से रिलेटेड स्टोरी हैं, तो हमने आपको बता दिया, काम आएंगे अगले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। अब एक क्वेश्चन आपका जो है और में लग के आया है, हालांकि हमारा काम फिनिश हो गया, 4 क्वेश्चन करने थे, 8 मार्क्स हो गया, लेकिन मान लेते हैं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, ये वाला आ रहा है, तो और में ये क्वेश्चन लगा हुआ है 24 में, और में आया है, 2 में से कोई एक करना है। लेकिन हमने ये भी बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मकसद हमारा है एक्सप्लेन करने का, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए एग्जाम में आप कर सकें। तो लिखा हुआ है गिव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आपको देने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देने, वर्ल्ड बैंक जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, आपको मालूम है यूएसए में 2 बैंकें थी, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, 2 इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इनके बनाने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड बैंक के बनाने का, तो इंश्योर द रीडेवलपमेंट ऑफ वार टॉर्न यूरोप, क्योंकि यूरोप में जो है वर्ल्ड वार हुए थे, आपको मालूम है यूरोपियन कंट्री में 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से 1918 तक लड़ा गया, उसमें काफी हानि हुई। फिर दूसरा लड़ा गया 1939 से, और वो चला था 1945 तक। तो इन दोनों वर्ल्ड वार में जो है विश्व युद्ध में काफी यूरोप को नुकसान उठाना पड़ा था, फाइनेंशियली भी और जीवन का भी तो लॉस हुआ था, काफी नुकसान हुआ। तो उसको पोस्ट वार के बाद, इसको बोलते हैं पोस्ट वार, युद्ध हो जाने के बाद उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज को पुनः स्टेब्लिश करने के लिए, प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी। द वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, वो फाइनेंशियल असिस्टेंट करता है, मतलब पैसा देकर मदद करता है। असिस्टेंट माने होता है मदद करना, यूरोपियन नेशंस को, यूरोपियन कंट्रीज को, ताकि टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ताकि वो अपने देश में जो है डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं वो कर सकें। तो जब हम उनको फाइनेंशियली यानी कि पैसे से मदद करेंगे, तब वो देश क्या होंगे, पुनः अपने डेवलपमेंट की एक्टिविटी को, आगे बढ़ने की एक्टिविटी को कर पाएंगे, क्योंकि पैसे से सब खत्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में तो यूनाइटेड किंगडम जो महाशक्तिशाली है पैसे से भी और ताकतवर से भी, उसको भी यूएसए से पैसा उधार लेना पड़ा था, आपको याद होगा, पढ़ा है आपने। तो बड़े से बड़े देश जो हैं, पैसे वाले देश भी, भाई युद्ध तो युद्ध है, बहुत पैसा खर्च होता है, तो उसमें यूनाइटेड किंगडम का भी खजाना खत्म हो गया था, तो उसने किससे लिया था, यूएसए से लिया था। बात समझ आ रही? और यूएसए भी कमजोर पड़ गया था, पैसा उसके बाद छपता तो है नहीं, अब जब दे देगा, अब मिलेगा नहीं वापस, तो उसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक समय ऐसा आया था कि वर्ल्ड बैंक को भी फाइनेंशियल लॉस हो गया था, हालांकि उसने इसकी रिकवरी जो है विद इन 2 ईयर, लगभग 2 साल के भीतर ही तेजी के साथ रिगेन कर ली थी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ये स्टोरी है। और एसएसटी तो स्टोरी नुमा आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो एग्जाम में आसानी से लिख लेंगे। बस आप मेरा वीडियो देखते जाइए मन लगाकर, और सारी चीज क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। जिन्होंने बुक से एनसीईआरटी बुक पढ़ी है उनको तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, सर क्या बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो स्टोरी क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप मेरे इस चीज को देखते रहिए, मेरे लेक्चर को सुनते रहिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, और निस्संदेह आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो आज हमने 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। कल की क्लास में हम सेक्शन सी उठाएंगे और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है चर्चा करेंगे और उसको इसी तरीके से समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन सी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन उसको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। ओके, तो टाइटेनियम हिस्ट्री चैनल को अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आप भी खूब मन लगा के पढ़ें। और हमारा आशीर्वाद है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में गेन करें।